हाय दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे तापमान का प्रादेशिक वितरण। तापमान का प्रादेशिक वितरण का तात्पर्य दोस्तों ये है कि इस भूमंडल पर कितने तरह के तापमान पाए जाते हैं या इन तापमान को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों, तापमान को कुल 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसे सबसे पहले कहा गया उष्णकटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा शीत कटिबंध। 3 तरह के टेम्परेचर पाए जाते हैं दोस्तों, और इन्हीं तीनों टेम्परेचर कह सकते हैं कि जितनी भी काल्पनिक अक्षांश रेखाएं हैं, चाहे वो कर्क रेखा हो, मकर रेखा हो, भूमध्य रेखा हो, इन्हीं के आधार पर इन तीनों टेम्परेचरों को अलग अलग किया गया है। दोस्तों, मैं एक ग्राफ बनाता हूं और ग्राफ के माध्यम से समझता हूं। मान लीजिए ये पृथ्वी हुई। पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया। ये सभी दोस्तों काल्पनिक रेखाएं हैं। इसको बोला गया उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। इसको बोला गया दक्षिणी गोलार्ध। ये जो दोस्तों बीच में लाइन गुजरी है, इसे बोला गया भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ओके, इतनी बातें तो समझ में आ गई। अब हम जानते हैं कि इस ग्लोब पर बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती हैं। उसे दोस्तों अक्षांश रेखा बोलते हैं या इंग्लिश में लेटिट्यूड बोलते हैं। और जो खड़ी रेखाएं खींची जाती है यानी उत्तर से दक्षिण, उसे देशांतर बोलते हैं। हम लोग जानते हैं देशांतर का जो मतलब होता है वह समय से होता है, यानी देशांतर रखने का मतलब कि प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का डिफरेंस आता है। तो अक्षांश को भी तापमान कह सकते हैं कि अक्षांशों को जो खींचा गया है वह तापमान के हिसाब से खींचा गया है कि इस अक्षांश से इस अक्षांश तक कितना टेम्परेचर होता है। तो दोस्तों, इस भूमध्य रेखा के ऊपर एक काल्पनिक रेखा खींची गई और जो 23.5 डिग्री पर खींची गई, इसे दोस्तों बोला गया कर्क रेखा। और ऐसे ही दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में काल्पनिक रेखा खींची गई, जिसे कहा गया मकर रेखा। ये भी दोस्तों 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा होता है, और विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा होता है। इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों। अब दोस्तों इसके ऊपर एक रेखा खींची गई, जिसे बोला गया दोस्तों आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त। वैसे ही इस क्षेत्र में खींची गई रेखा, जिसे बोला गया अंटार्कटिक वृत्त।
अंटार्कटिक वृत्त। ये दोस्तों 66.5 डिग्री होता है उत्तरी अक्षांश, ये भी दोस्तों 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी 66.5 डिग्री उत्तरी को बोलेंगे आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिणी को बोलेंगे अंटार्कटिक वृत्त। ये दोस्तों कह सकते हो कि इसे 1 2 3 4 5 ये मेन रेखाएं होती हैं। उसके ऊपर दोस्तों यहाँ पर 90 डिग्री, कितना दोस्तों 90 डिग्री, जिसे बोला जाता है ध्रुव, यानी उत्तरी ध्रुव। यहाँ पे दोस्तों ऐसे 90 डिग्री, इसे भी दोस्तों दक्षिणी ध्रुव बोला गया। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई। इस वाले क्षेत्र को दोस्तों बोला गया उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोला गया दोस्तों, यानी विषुवत रेखा के उत्तर के जो क्षेत्र है उसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध बोला जाएगा। जो दोस्तों कर्क रेखा के ऊपर के क्षेत्र को, कर्क रेखा के ऊपर के क्षेत्र को बोला जाएगा, और नीचे मकर रेखा के नीचे के क्षेत्र को बोला जाएगा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। अब दोस्तों ग्राफ से आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या है, यानी यह एक ग्लोब है। ग्लोब पर बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा गया, और इस भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री, इसे दोस्तों कर्क रेखा बोला गया। वही दक्षिण में दोस्तों 23.5 डिग्री एक रेखा खींची गई जिसे मकर रेखा बोला गया, और इस कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर, यानी कर्क रेखा के उत्तर के क्षेत्र को 66.5 डिग्री को बोला गया आर्कटिक वृत्त, और जबकि दक्षिण में मकर रेखा के जो काल्पनिक रेखा खींची गई उसे दोस्तों बोला गया अंटार्कटिक वृत्त। इसके ऊपर के क्षेत्र को जो बोला गया 90 डिग्री पर, यह दोस्तों उत्तरी ध्रुव है, और दक्षिण में 90 डिग्री पर जो खींची गई रेखा या बिंदु कह सकते हैं उसे बोला गया दक्षिणी ध्रुव। इतनी बातें समझ में आ गई। और दोस्तों कर्क रेखा के उत्तर में जो टेम्परेचर पाया जाता है उसे दोस्तों, यानी जो जोन पाया जाता है उसे कहते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, जबकि दक्षिण में मकर रेखा के दक्षिण में जो टेम्परेचर पाया जाता है उसे बोला जाता है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला जो कटिबंध है, यानी जो जोन है टेम्परेचर का, जिसे बोला गया उष्ण कटिबंध। यह दोस्तों विषुवत रेखा के, इस विषुवत रेखा के दोनों ओर टेम्परेचर पाए जाते हैं, यानी विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री तक और विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री यानी मकर रेखा तक जो टेम्परेचर मिलेगा वो सभी उष्ण कटिबंध होते हैं। उष्ण कटिबंध का मतलब दोस्तों यहाँ पर 21 जून को, यानी सबसे पहले दोस्तों मैं कर्क रेखा की बात करता हूँ। कर्क रेखा पर 21 जून को, जबकि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की जो किरणें होती हैं वह लंबवत चमकती हैं, यानी सीधी चमकती हैं। जब सीधी चमकेंगी दोस्तों तो यहाँ पर जो तापमान होगा वह ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। अगर तिरछी पड़ती तो टेम्परेचर कम होता, लेकिन सीधे सीधे पड़ रही है इसलिए टेम्परेचर
इन दोनों क्षेत्र का, कहने का मतलब कर्क रेखा के मध्य और मकर रेखा के मध्य जो टेम्परेचर पाए जाएंगे वो सभी उष्ण कटिबंधीय पाए जाते हैं। ओके, और वर्ष भर यानी पूरे वर्ष इन दोनों क्षेत्रों का जो तापमान होगा वो अधिक ही होता है। ठीक है, अब हम लोग समझ सकते हैं। अब जैसे मैं अपने इंडिया की बात करूं, इंडिया के क्या है, कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है, लगभग 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो अगर कोई पूछ ले कि भारत का तापमान कैसा है, तो हम लोग जवाब देते हैं उष्ण कटिबंधीय है, और उसके साथ मानसूनी भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि मानसून पे आधारित है। भारत कर्क रेखा के उत्तर में भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, हिमाचल हुआ, उत्तराखंड हुआ, ये कर्क रेखा के उत्तर में पड़ते हैं। जबकि कर्क रेखा के दक्षिण में जैसे मान लीजिए साउथ इंडिया के जितने भी राज्य हुए वो सब पड़ते हैं। इसलिए यह मानसूनी उष्णकटिबंधीय मानसूनी तापमान पाए जाते हैं। मानसून की वजह से भी तापमान में कह सकते हैं डिफरेंट पाए जाते हैं। जैसे अगर बारिश हुआ, जैसे मान लीजिए अभी उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, अगर मानसून यानी बारिश हो जाए तो तापमान में तुरंत गिरावट आ जाएगी, यानी तापमान घट जाएगा, और कह सकते हैं या तो नॉर्मल हो जाएगा या तो हल्की हल्की ठंड पड़ने लगेगी। इसीलिए मानसूनी बोला जाता है। मानसूनी, भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी है, और तापमान कैसा है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ये बेसिकली हमने भारत की बात की। अब अगर इधर दक्षिण की बात करें मकर रेखा की, तो सेम टू सेम, यानी विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण, इन दोनों क्षेत्रों का जो तापमान होगा उष्ण कटिबंधीय होगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध दोस्तों, ये जो उत्तरी गोलार्ध के कर्क रेखा के उत्तर के क्षेत्र होते हैं, यानी कर्क रेखा के बाहर के जो क्षेत्र होते हैं, और वही दक्षिण में मकर रेखा के जो बाहर के क्षेत्र होते हैं, उन सभी के टेम्परेचरों को बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंध। जैसे हमने भारत की बात की, अब हम लोग जानते हैं उत्तर भारत में गर्मी पड़ रही है, जबकि जम्मू और हिमाचल में ठंडी पड़ रही है। वो क्या वजह है, वो यही वजह है कि यहाँ का जो तापमान होगा वह शीतोष्ण कटिबंध होगा, यानी शीत होगी वहां पे। और दोस्तों यह 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री दक्षिणी से लेकर के 66.5 डिग्री तक, यानी यहां से लेकर के कर्क रेखा से लेकर के आर्कटिक वृत्त तक के क्षेत्र में जो भी टेम्परेचर पाए जाते हैं उन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। वही चीज दोस्तों दक्षिण में होता है, मकर रेखा से लेकर के अंटार्कटिक वृत्त तक, यानी 66.5 डिग्री तक, इन दोनों के क्षेत्रों को शीतोष्ण कटिबंध मानसून पाए जाते हैं। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई। आगे हम लोग देखते हैं, ये दोस्तों इस भाग में यानी 23.5 से 66.5 डिग्री के मध्य के भाग में जो दिन की लंबाई होती है दोस्तों, वह 40 डिग्री अक्षांश पर, 40 डिग्री हम जानते हैं कि ग्लोब पर लगभग 179 पाई जाती हैं, 179 काल्पनिक रेखाएं पाई जाती हैं। लास्ट को हम लोग बिंदु के रूप में गिनते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो लगभग अक्षांश रेखाओं की जो संख्या हो जाएगी वह 181 हो जाती है। तो दोस्तों 40 डिग्री अक्षांश पर जो दिन की अवधि होगी वह दोस्तों 16 घंटे की होती है, फिक्स है। 40 डिग्री अक्षांश पर जो भी कंट्री होगा वहां पर दिन 16 घंटे की होती है। ओके, और अगर थोड़ा हम लोग ऊपर की तरफ बढ़े 63 डिग्री अक्षांश पर, तो 63 डिग्री अक्षांश पर दोस्तों दिन की जो अवधि होती है वह लगभग 20 घंटे की होती है, 20 घंटे की। आप समझ लीजिए कितना इस रेखाओं से कितना हमें जानकारी मिल रही है कि अगर 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री, अब भाई 23.5 से ऊपर जाएंगे 24, 25, 26, 27 ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब मैं 40 अक्षांश पर पहुंच जाऊंगा, 40 डिग्री अक्षांश पर पहुंच जाऊंगा, तो वहां पर दिन जो होगा
लगभग 16 घंटे की होगी। और जैसे ही हम उससे आगे बढ़ते हैं लगभग 63 डिग्री तक, वहां पर दिन की अवधि लगभग 20 घंटे हो जाएगी। ऐसे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे ही दिन की अवधि और रात की अवधि में डिफरेंट यानी भिन्नता पाते चले जाएंगे। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी देखते हैं सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन की स्थिति के कारण ऋतुओं में अंतर हो जाता है। उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण ऋतुओं में अंतर हो जाता है। और दोस्तों ग्रीष्म ऋतु व शीत ऋतु में अत्यधिक अंतर हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु में इन दोनों पार्टों में अत्यधिक अंतर हो जाता है। आगे देखते हैं तीसरा शीत कटिबंध। शीत कटिबंध दोस्तों दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री से ध्रुवों तक। अब दोस्तों 66.5 डिग्री हमने बोला आर्कटिक वृत्त। यहां से आगे बढ़ते हैं, यानी यहां पर जितनी भी काल्पनिक रेखाएं होंगी ध्रुव तक, यानी ध्रुवों तक, यानी जहां पर आखिरी बिंदु है वहां तक के क्षेत्रों को बोला जाता है शीत कटिबंध। अब हम लोग उसे जनरली अगर हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें तो इतना पता ही होगा कि उत्तरी गोलार्ध का अंतिम बिंदु और दक्षिणी गोलार्ध का अंतिम बिंदु यहाँ पर हमेशा बर्फ जमे रहते हैं। और किस लिए जमे रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वह शीत कटिबंध में होता है, हमेशा शीत कटिबंध में होता है। और यहाँ पर दिन की जो अवधि होती है वह 24 घंटे से अधिक होती है। अब समझ लीजिए दिन और रात मिलाकर के 24 घंटे हो रहे हैं, यहाँ केवल दिन ही दिन 24 घंटे हो जा रहे हैं। यानी किस पार्ट में? 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक उत्तरी गोलार्ध में, और वही 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक दक्षिणी गोलार्ध में। दोनों भागों में दिन की अवधि बढ़ जाती है। जबकि इसके पहले हम लोगों ने देखा कर्क रेखा से लेकर के आर्कटिक वृत्त तक, यानी 23.5 डिग्री से लेकर के 66 डिग्री तक, यहाँ पे भी विभिन्नता पाई गई। 40 डिग्री पर हमने देखा कि 16 घंटे की दिन की अवधि हो रही है, जबकि 63 डिग्री पर हमने देखा कि 20 घंटे की हो रही है। इसके ऊपर जैसे बढ़ते हैं वहां पर दिन की अवधि लगभग 24 घंटे हो जा रही है, यानी 66.5 से 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 66.5 से लेकर के 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक। और दोस्तों इस भाग में यहाँ तो ये हो गया। अब हम लोग ध्रुवों की बात करें, यहाँ ध्रुवों की लास्ट में ध्रुवों पर हमने देखा है कि 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होती है। वो क्या है? वो यही वजह है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें या कह सकते हैं सूर्य की जो रोशनी पड़ती है वह तिरछी पड़ती है, सीधी नहीं पड़ती। जैसे हम लोगों ने देखा कि भूमध्य रेखा पर 21 जून के दिन, और वो भी कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा के करीब में जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, इस पर 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। और जबकि 22 दिसंबर को दक्षिण में यानी मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं इन दोनों क्षेत्रों में। आगे देखते हैं हम लोग। और इस क्षेत्र में दोस्तों हमेशा बर्फ जमी रहती है, इसीलिए इसे शीत कटिबंध का दर्जा दिया गया कि हमेशा ही यहाँ पर शीत रहता है, यानी दोनों गोलार्धों में बर्फ जमी रहती है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। और दोस्तों इसी वजह से यहाँ के कह सकते हैं इस क्षेत्र में जैव विविधता की कमी पाई जाती है। जब मानसून जैसा होगा हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा जैव विविधता किस क्षेत्रों में होती है? वो भूमध्य रेखा के आसपास के देशों में होती है सर्वाधिक जैव विविधता, जबकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में अधिकता नहीं पाई जाती जैव विविधता की। वजह यह है कि टेम्परेचर एक जैसा होता है। अगर जैसे ही हम लोग धीरे धीरे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हम दक्षिणी ध्रुव में कमी आती चली जाएगी। यहाँ पर रहने वाले जितने भी वनस्पतियां हैं या जितने भी जीव हैं, इस टेम्परेचर की वजह से वहाँ के वातावरण में ढल जाते हैं। जैसे हमने देखा है ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय भालू कैसे होते हैं? सफेद होते हैं, जबकि हमने अपने क्षेत्र के जो भालू देखे हैं वो काले देखे हैं। वजह क्या है? क्योंकि मानसून का असर है, उस पर तापमान का असर है। जहाँ पर तापमान अधिक होगा, मानवों पर भी इसका प्रभाव हमने देखा है।
जहाँ पर तापमान अधिक होता है वहाँ के लोग अक्सर काले होते हैं। जैसे हम लोग भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा पर जितने भी देश स्थित हैं लगभग वहाँ के लोग सर्वाधिक काले होते हैं। वजह यह है दोस्तों कि शरीर में एक मेलानिन नामक तत्व पाया जाता है। जब सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ती है तो वह मेलानिन ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, सॉरी दोस्तों, घट जाता है, इसलिए मनुष्य यहाँ के काले हो जाते हैं। जब जहाँ पर रोशनी कम पड़ेगी या तिरछी पड़ेगी तो वहाँ के लोग कैसे होंगे? अधिक गोरे होंगे, अधिक सफ़ेद होंगे। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा एक टॉपिक, तापमान का प्रादेशिक वितरण। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स से हमें ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, और दोस्तों तैयारी करते रहिए क्योंकि जीवन कर्म प्रधान है, कर्म जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा। ओके, चलते हैं दोस्तों, बाय बाय।